बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुजाता मिश्र जी ने बड़ी सुंदर तरीके से जो है पुस्तक को बड़े संक्षिप्त में और बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करके उसका जो मर्म है, उसका जो क्रक्स है हमारे सामने प्रस्तुत किया। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है और ये शेर बड़ा प्रासंगिक हो जाता है जब, जैसा कि मैम ने बताया कि सर ने जो अपनी बुक का ओपनिंग स्टेटमेंट में जो 2 बातें लिखी हैं, यदि आप सही हैं तो कभी किसी से मत डरना, और दूसरी बात कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करें तो उसे भूल जाना। तो इसी को लेकर डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये खौफ दे मेरे मालिक, मुझे ये खौफ दे मेरे मालिक कि मुझी पर है नजर तेरी, मुझे ये खौफ दे मेरे मालिक कि मुझी पर है नजर तेरी, बस इतना नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने, बस इतना नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। निश्चित ही अब हम सभी की उत्सुकता और बढ़ रही है कि हम कितना जल्द से जल्द ये पुस्तक और ये सारी कविताएं जो हैं पढ़ें और उसका आनंद लें। निश्चित रूप से बड़ी ही स्तरीय कविताएं सब ने लिखी हैं अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सामान्यतः जो माँ बनने का जो सौभाग्य है वो प्रकृति ने महिलाओं को सौंपा है। माँ बनने का जो सौभाग्य है वो सामान्यतः प्रकृति ने महिलाओं को सौंपा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति माँ बनना चाहता है, उस माँ के वात्सल्य को छूना चाहता है, तो उसे निश्चित ही काव्य का सृजन जरूर करना चाहिए, तो उसे निश्चित ही काव्य का सृजन जरूर करना चाहिए। तभी हमारे इस डिवास्टेटिंग समाज की जो गतिविधियां हम डेली अखबारों में पढ़ते हैं, इस तरीके की जो है निम्नताएं हम देखते हैं, उनमें प्रेम, करुणा, दया, संवेदनशीलता और सहानुभूति का जो अंश है वो हम सबके जीवन में, हमारे जीवन में और हमारे जीवन को निश्चित ही प्रकाशमय कर पाएगा। मैं दूसरे समीक्षक आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ, जो कि सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं और सर की पुस्तक पर अपना समीक्षात्मक आलेख प्रस्तुत करें। सर। धन्यवाद शुभम। मित्रों, यह मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज मैं एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी माननीय शर्मा जी की पुस्तक का विमोचन के समय उनकी पुस्तक पर मैं कुछ समीक्षा का आलेख वाचन कर सका। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई, देश के बड़े कवि आदरणीय श्री निर्मल चंद जी नमन, इस गणमय समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र सागर विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी, आज के कवि जो जिनकी पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है आदरणीय शर्मा साहब, सागर संभाग आयुक्त सम्माननीय शुक्ला जी, सागर जिले के बहुत ही संवेदनशील कलेक्टर जिनकी सक्रियता को उन्होंने कोविड काल में भी देखा, ऐसे लोकप्रिय कलेक्टर सम्मानित दीपक सिंह जी, सम्मानीय अहरवाल जी निगम आयुक्त, और अभी जिन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा प्रस्तुत की, ऐसी हमारी बहुत प्रिय सुजाता मिश्रा जी, और श्यामलन के अध्यक्ष भाई श्यामकांत जी मिश्रा, उमाकांत जी मिश्रा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। मित्रों, मैंने जब एक पुस्तक कल रात में मुझे प्राप्त हुई और मैंने उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो सबसे पहले इसमें मैंने देखा कि इसमें 41 कविताएं हैं और ये कविताएं बिल्कुल नए तेवर की कविताएं हैं। इनमें ये कुछ इस टाइप की रचनाएं हैं कि जैसे संवेदना जो है वो, संवेदना का सोना जो है वो अनुभव की आंच में तब तक के कुंदन होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। और मेरा ये खुद का भी मानना है, मैं मानता हूँ ऐसा कि हर व्यक्ति का कवि रचनाकार होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का संवेदनशील होना अनिवार्य है। और यही संवेदना उसको जब कलम थमा देती है उसके हाथ में, तो ऐसी रचना लिखी जाती है जैसे कि शर्मा जी ने लिखी है। ये क्योंकि वो लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं में है, सीधे जनजीवन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं
वो बहुत कुछ सामाजिक सरोकारों से आई हुई रचना है, परिस्थिति जन्य अनुभूतियों से पैदा हुई रचनाएं हैं और उन्होंने जैसा जो कुछ जिया है, जो भोगा है, उनके चिंतन और अनुभव की रचनाएं हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मित्रों, पहली रचना की चर्चा हो चुकी है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। एक दूसरी रचना है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और वो है आज़ादी। इस रचना में मैं अभी जो अपनी बात कह रहा था कि ये अनुभव की बात, हमारे घर में, आपके घर में, सभी घर में काम वाली बाइयाँ आती हैं, सभी जगह काम करने वाले लोग आते हैं, पर उनकी क्या पीड़ा है, किस ढंग से वो अपने आप को तैयार करती हैं दिन भर, कैसे वो उनको किस संघर्ष से होकर ये गुजरना पड़ता है। और जब रात के समय वो अपने घर में पहुँचती हैं बिस्तर के ऊपर, तब उन्हें लगता है कि वो आज मुक्त हुई हैं, उन्हें आज़ादी मिली है। अथवा दिन भर से उनको अपने काम का बंधन उनको जकड़े रहता है। मित्रों, इस संग्रह में जो भी और रचनाएं हैं, वो एक अगली रचना जो है नया साल। नए साल में नया क्या है? शर्मा जी का ऐसा कहना है कि नए साल में कुछ अलग से नया नहीं होता है, लेकिन संकल्प नए होते हैं, आशाएं नहीं होती हैं, ऊर्जा नहीं होती है और हमारा चिंतन नया होता है। बाकी हम, आप और समाज सब ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए यह एक आशावादी कविता है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। मित्रों, यह कविता जो है नई कविता की शैली में है। नई कविता नवगीत थोड़ा सा गीत से हट करके विधा है। नवगीत में गीत भी शामिल है, लयबद्धता, छंदबद्धता होती है, लेकिन नई कविता इस बंधन से मुक्त होती है। मैं समझता हूँ कि जिस दौर में, जिस समय शर्मा जी का जन्म हुआ सन 60 के आसपास, उसी समय नई कविता का भी जन्म इस देश में हुआ। और यह नई कविता के जो प्रवर्तक रहे, जगदीश गुप्त जी, रामस्वरूप जी, विजय नारायण जी, और उस समय उन्होंने एक नई कविता पर एक पत्रिका प्रकाशित की थी, सबसे पहले 3 लोगों के संपादन में। तो उस समय से नई कविता चर्चा में आई और लोगों को ने सहज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो हिंदी साहित्य के स्थापित लोग थे, वो नई कविता वालों को अलग समुदाय का मानते थे और नई कविता वाले हिंदी के जो स्थापित गीतकार हुआ करते थे, उनको अलग समुदाय का मानते थे। शर्मा साहब ने अपनी इस पुस्तक में दोनों के बीच संतुलन बना करके वो चले। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो नई कविता के और कविता के बीच में कहीं खड़े रहते हैं। मुझे इकबाल का एक शेर याद आया। वो कहते हैं कि जिहादे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा, जिहादे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा, तो काफिर समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। ना मुझे लोग यहाँ का समझते हैं, ना वहाँ का समझते हैं, लेकिन इस संतुलन को भी साहित्यकार बचा करके चलता है और उसको आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होती है। आपकी अगली कविता जो है, जिस पर भी चर्चा नहीं हुई, कभी ये सोचता हूँ मैं, जिसका शीर्षक, इस पुस्तक का एक शीर्षक कविता है। इसकी कुछ पंक्तियां मैं कोट करना चाहूँगा कि कभी ये सोचता हूँ मैं, सरल कुछ कर लिया होता, बिना उलझे किसी के राह अपनी चल लिया होता, नजारे पास ही थे जो बढ़ाकर हाथ उनको ही समेटे इस खुदी में यहाँ हर पल जिया होता। ये एक जीने का जो नजरिया है, यह एक जो संवेदना है, यह जो एक व्यक्ति का सोच है, चिंतन है, यह उसे एक नई दिशा देता है और अपने आप को सबसे अलग करता है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मानता हूँ शख्स वही सब पराये हो गए और इसकी कसक उनके दिल में भी है। कोई एक कसक थी दिल में कि वो अपनों से भाए थे। शुरू में ये लगा कि ये चमक उन तक भी पहुँचेगी जो औरों को थी हासिल, खुशबू वो साथ महकेनी, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है और हुआ भी नहीं, इसलिए इस कविता की रचना हुई। मैं मानता हूँ कि इस संग्रह में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थ दृष्टि प्रदान की गई है। इस संग्रह में जो रचनाएं हैं वो आत्मनिष्ठ होकर के समाजनिष्ठ है। समाज की सापेक्षता की रचनाएं माननीय शर्मा जी ने इस संग्रह में लिखी है और समय की सापेक्षता की रचनाएं लिखने वाला रचनाकार समाज का प्रतिनिधि रचनाकार होता है, सामाजिक सरोकार रखने वाला रचनाकार होता है।
वह कभी स्वयं के लिए नहीं लिखता है, वह उन लोगों के लिए लिखता है जिन पर आम आदमी की नजर नहीं पहुंचती है, जिन पर सामान्यतः हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं महसूस करता हूं कि शर्मा जी ने समाज की विसंगतियों के परिवेश को साहित्य में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। समाज की विसंगतियों को यदि साहित्य में प्रतिष्ठित किया है तो यह एक उनका बहुत बड़ा काम है। और माननीय शर्मा जी ने प्रयोगवाद से हट करके यथार्थवाद के ऊपर अपनी कलम चलाई है। उनकी एक और रचना कहीं कहीं ऐसा कवि जब श्रृंगार से जुड़ता है तो वे संवेदनाएं अपने तेवर बदल करके बहुत सुकोमल हो जाती हैं। एक रचना जैसे मुझे बहुत प्रभावित किया उनकी कि बीतते ही जा रहे हैं दिन तुम्हारे बिन। मैं तो गीतकार हूँ, प्रणय के गीत लिखता रहा पूरी जिंदगी भर, तो इस तरह की कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। बीतते ही जा रहे हैं दिन तुम्हारे बिन, धूप भर के अंजलि दोपहर आती, छिटकते देखती फिर आज भी निकला नहीं कोई, शहरती थरथराती हवा को दे दे उलाहने फिर चली जाती, कहीं चुपचाप गठरी में भरे संदेश बांचे बिन, बीतते ही जा रहे हैं बिन तुम्हारे दिन। इस बात पर आप ताली बजाएं। बहुत शानदार कविता, सीधा हृदय से संवाद करने वाली रचना। इस रचना को पढ़ करके व्यक्ति एक अपनी दुनिया में भी पहुंचने के लिए प्रयास करता है। रचना वही है जैसा कि अभी कि यदि मैं लिखता हूँ और आप सुनते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में लौट जाते हैं, तो वह रचना की सार्थकता होती है। मुझे भी एक शेर किसी शायर का याद आ गया कि मैं तो सुना के शेर जहाँ का तहाँ खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वालों की दुनिया में खो गए। तो ये रचना उसी तरह की रचना है कि लोग अपने चाहने वालों की दुनिया में खो गए। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मित्रों, मैं कुछ और रचनाएं कोट करके लाया था शर्मा साहब की। इसमें 37 पृष्ठ पर एक रचना है। हो तो हो, ना हो तो ना सही। यार क्या बात है, मतलब कितनी सरलता से बहुत बड़ी बात कह दी गई। और रचना वही होती है सार्थक जिसमें सरलता हो, सहजता हो, प्रवाह हो, संप्रेषणीयता हो और आपके हृदय तक, आपके मानस तक, आपके अंतर्मन तक पहुंचती है। यदि रचना आपके अंतर्मन तक नहीं पहुंचती है तो ना तो रचना सार्थक होती है तो न लेखन सार्थक होता है। ऐसी सरल भाषा में कही गई बात जब पाठक सुनता है तो निश्चित रूप से वह यह महसूस करता है कि लिखने वाले ने बहुत कुछ अपने जीवन में जिया है, बहुत कुछ भोगा है और वो यथार्थ का कवि है। मैं इसकी 2-4 पंक्तियां आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं चला हूं जानवे मंजिल किसी का साथ गर, हो तो हो, ना हो तो ना सही। कितनी साफ गोई है। और यह साफ गोई उसी व्यक्ति में आ सकती है जो अपने प्रति, मेरी बात पर ध्यान दें, जो अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहा है, वही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। माननीय शर्मा जी की साफ गोई ईमानदारी के लिए दोनों हृदय से साधुवाद देता है। एक और फिर थोड़ी श्रृंगार की रचना है कि तस्वीरों में होंगी यादें। निश्चित रूप से तस्वीरों में तो यादें होती ही हैं और कभी कभी यादों में भी तस्वीर हुआ करती है। हम जब याद किसी को करते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे अंदर में उतर जाती है और कभी कभी जब हम तस्वीर देखते हैं तो यादें जीवित होती हैं। ऐसी एक रचना है कि देखिए, ख्वाबों में रह जाएंगे हम, कभी कभी खामोश ख्यालों में यूं ही दिख जाएंगे हम। और इसका जो एक सबसे अच्छा बीज तत्व मुझे रचना का लगा कि तुम थे सही तुम्हारी हद में, हम थे अपनी जगह दुरुस्त, कैसे लेकिन इन रस्तों में साथ साथ चल पाएंगे हम। और कैसे कैसे ख्वाब थे आंखों में जब निकले थे घर से, अब लगता है इनमें से क्या एक को भी जी पाएंगे हम। ये जीवन की विडंबना है कि जो ख्वाब लोग साथ साथ देखते हैं वो बहुत कम पूरे हो पाते हैं और कभी कभी फल पाते हैं, नहीं तो बहुत सी असफलता इनके हाथ में लगती है। एक और रचना मुझे जिसने प्रभावित किया माननीय शर्मा सर आपकी, नाखूनों का बढ़ जाना।
मैं जब इस रचना को पढ़ रहा था तो मुझे हजारी प्रसाद की द्विवेदी याद आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में वो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो लिखा, उसमें मानव की हिंसक प्रवृत्ति को लेकर के उन्होंने जो रचना में अपना निबंध लिखा था उसमें था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेकिन शर्मा जी ने जो लिखा कि नाखून का बढ़ जाना यह उस हिंसक प्रवृत्ति का समर्थक नहीं है। यह रचना उन्होंने नारी अस्मिता पर आए संकट के खिलाफ अपने विद्रोह को व्यक्त करने के लिए लिखा है कि काश मेरे नाखून बढ़े और मैं उन लोगों का चेहरा नोच लूं जो नारी उत्पीड़न करने वाले लोग हैं। यह एक व्यक्ति का आक्रोश नहीं है, यह पूरे समाज का आक्रोश है, जिसे माननीय शर्मा जी ने अपनी कविता व्यक्त किया और अपनी बात पूरे शिद्दत के साथ कह सके। उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं है कि ऐसे अत्याचारियों का मेरी इच्छा है कि उनके मुंह में उछल लिए जाएं और इसके लिए वो अपने नाखून बढ़वाना चाहते हैं, इसके लिए भी मुंह को साधुवाद देता हूं। मित्रों, एक और मौसम की पहली बारिश, ये मौसम की जो पहली बारिश होती है बड़ा मजा आता है, उसमें भीगने का एक अपना आनंद होता है, बहुत से गीत लिखे गए पावसकालीन। लेकिन इस बारिश के मौसम की इस पहली बारिश पर आप प्रसन्न नहीं हैं, आपके भीतर कहीं पीड़ा है। वो पीड़ा उन लोगों के प्रति है जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, ये पीड़ा उन लोगों के लिए है जो कमाई के लिए बाहर निकलते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, ये पीड़ा उनके लिए है जिनके पास रोटी का संकट है, ये पीड़ा उनके लिए है जिनके घर में भोजन नहीं है। ये मानवीय संवेदनाओं का कवि ही उसकी दृष्टि, अन्वेषणात्मक दृष्टि है ये, जो समाज के एक एक व्यक्ति के पास तक जाती है और उसके दर्द को ग्रहण करके कविता लिखती है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके संवेदनशील कलम से निकली, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। माननीय शर्मा सर, बेटी के ऊपर भी डॉक्टर सुजाता मिश्रा ने आपकी चर्चा की, लेकिन मैं फिर भी उस कविता की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। वो इसलिए करना चाहूँगा कि आपने उसमें यह लिखा है कि मुझे लगा जैसे कांच की गुड़िया है कोई, अनमुखी आंखों के कोनों से जब तुम मुस्काई, डर अचानक उड़न छूट हो गया। वह कांच की गुड़िया बड़ी हुई, पली, पढ़ी लिखी, और जब उसके हाथ पीले हुए और एक पिता उसको जब विदा कर रहा है अपनी ससुराल की तरफ, तब वो बचपन की कांच की गुड़िया उसकी आंखों में फिर साकार हो जाती है और उसको एक मन में कहीं ना कहीं ऐसा एक आशंका है, छोटा सा जो पिता की संवेदनाएं हैं उनसे पैदा हुआ एक डर रहता है कि हमारी एक कांच की गुड़िया वहां जाके सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। और यहाँ अभी आप कह रहे थे, कभी शुभम कह रहे थे कि पिता के लिए कभी कभी माँ होना भी जरूरी है। ये जो डर है, ये पिता के माँ होने का डर है, जिसके मन में अपनी कांच जैसी गुड़िया के लिए डर है कि कहीं हमारी गुड़िया ससुराल में जाकर के कांच जैसा मन इसका चटक ना जाए और उसके लिए उसको पूरा प्यार मिले, सम्मान मिले, जिसकी वो अधिकार नहीं है वह स्थान ससुराल में मिले। ऐसी रचना के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, फिर एक बड़ी प्रेम की सुकोमल सी रचना है। नई कविता में प्रेम के प्रयोग करना कोई सीखना चाहे तो आपकी रचना में सीख सकता है कि नई कविता में कैसे प्रेम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कभी कोई शाम हो ऐसी कि घर आऊं और तुम ना मिलो तो घर नहीं लगता। क्या बात, फिर से सुनिए आप इन पंक्तियों कि कभी कोई शाम ऐसी हो कि घर आऊं और तुम ना मिलो तो घर नहीं लगता। ये एक अपनत्व का जो प्रगाढ़ रिश्ता है जीवन में, चाहे वो किसी से भी हो, पत्नी का पति से हो, भाई का भाई से हो, भाई बहन का हो, पुत्र का पिता का हो, लेकिन जब संवेदनाएं जुड़ती हैं ना, मन जुड़ता है, तो ऐसी रचना होती हैं कि किसी एक व्यक्ति के नाम मिलने पर घर नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी बात है जो छोटे शब्दों में आदरणीय शर्मा जी ने लिखी है। और उन्होंने कहा कि कमरे की दीवारों में झांकते से ख्याल कि कहीं कोई दिख जाए, ड्राइंग रूम में करीने सजी कठपुतलियों के से कोने में बैठा घोड़े पर सवार राजकुमार कहता है चलो चले यहाँ से हमारा, क्योंकि जिससे मन लगा है वो तो वहाँ है ही नहीं, फिर मन कैसे लगेगा। ये आपकी रचना की विशेषता है। और इसके बाद में जैसा सुजाता जी कह रही थी कि कुछ गीतकाएं टाइप हैं, जैसे आप हिंदी गजल कह रही थी, वो ऐसी गीतकाएं हैं जिनमें रोमानियत की बातें भी हैं, थोड़ा प्रेम का उद्गार भी है, और हम ये नहीं कह सकते कि प्रारंभिक दौर की है,
क्योंकि प्यार के लिए कोई सीमा नहीं होती, कभी की हो सकती है रचनाएं, किसी भी समय आदमी किसी से भी प्यार कर सकता है। तो इसलिए हम इनको समय की सीमा में नहीं बांध सकते। ये रचनाएं लेकिन अच्छी रचनाएं हैं और हर व्यक्ति को रचनाएं पसंद आएंगी। कि सवेरे देर से उठती है सुबह कुनकुनाती सी, दोपहरी हो चले तब घासता सूरज निकलता है। ये मुझे इसको पढ़ करके कहीं दुष्यंत कुमार याद आ रहे थे। क्या आपने एक प्राकृतिक मतलब प्रकृति का क्या मानवीकरण किया है और किस ढंग से उसको लिखा है कि हवा है हर हराती सी चली जाती बिना बोले, कि जैसे रूठने पे उसका वो बिगड़ता है। एक अगली गीत क्या है कि उम्र निकलती आगे पीछे लौट रहा है मन, फिसल चुके जो लम्हे उनको तोल रहा है मन, सोचा था आगे जाकर होंगी कम तकलीफें, और फैली वहशत देख देख अब डोल रहा है मन। तो ये मन का डोलना और वहशत का फैलना सामाजिक पीड़ा को आपने जिस ढंग से किया है उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और एक अंतिम रचना, वही किस्से पुराने, वही राहें वही चेहरे वही किस्से पुराने हैं, तुम्हारे पास भी तो फिर वही 100 बहाने हैं। बहानों पर कोई रचना लिखे तो कितनी बड़ी बात है। आप इस बात को महसूस करिए कि किस मनोदशा में रचनाकार ने रचना लिखी होगी कि कभी मिल जाए तो कहते हैं कि फुर्सत, कभी मिल जाए तो कहते हैं कि फुर्सत नहीं उनको, कभी मिलते ही कहते थे कई किस्से सुनाने हैं, और सबब न पूछ क्यों उठाए महफिल में जरा चल के, जमाने भर को सब किस्से हम ही को तो सुनाने हैं। और ये किस्से आपने जिस ईमानदारी से जमाने को सुनाने का प्रयास किया है उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक कभी ये सोचता हूँ मैं पाठक वर्ग में और साहित्य जगत में बहुत सम्मान से पढ़ी जाएगी, बहुत लोकप्रिय होगी, उसे बहुत अपना एक विशिष्ट स्थान मिलेगा। मैं आपके प्रति और आपकी पुस्तक के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कहना बहुत था, समय की सीमा थी, तो 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करूंगा कि मुझे क्या कहना था। कृपया वही किस्से पुराने का अंतिम शेर सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं तो पूरी सुनाने वाला था पर मुझे उमाकांत जी का डर लग रहा था, वो वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था सर को जाना है, मैं तो अभी आधी से नीचे पढ़ पाया हूँ, आप कहें तो शाम तक चला सकता हूँ। अध्यक्ष जी का आदेश हो जाए तो अपने को डिनर भी यही करना पड़ेगा लंच के साथ साथ। नहीं, मैं पूरी गजल सुनाऊंगा सर, आप मेरी मत हो। वही राहें वही चेहरे वही किस्से पुराने हैं, तुम्हारे पास भी तो फिर वही 100 बहाने हैं, कभी मिल जाएं तो कहते हैं कि फुर्सत है नहीं उनको, कभी मिलते ही कहते थे कई किस्से सुनाने हैं, सबब ना पूछ क्यों उठाए महफिल से जरा पहले, जमाने भर को सब किस्से हम ही को तो सुनाने हैं, जो तेरा हाथ होता हाथ में तो क्या समा होता। वाह क्या बात है, तालियां तो बजाया ऐसे शेर पर आपने। जो तेरा हाथ होता हाथ में तो क्या समा होता, यही हर कोई कहता है यही सबके फसाने हैं, कभी सोचा नया क्यों है नहीं इस चीज में प्यारे, कि जो भी है मिला बस नुक्स उसके में ही गिनाने हैं। और अंतिम शेर बतौर खास जिसके लिए हमारे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है, और कि जरा ठहरो हमारे पास पूरी नज्म हो जाए, जरा ठहरो हमारे पास पूरी नज्म हो जाए, अजी घर पर कुछ भी कह देना हजारों ही बहाने हैं, अजी घर पर ही कुछ कह देना हजारों ही बहाने हैं। मित्रों, एक लंबी समीक्षा के लिए मैं तैयार था, लेकिन उसको यही विराम देता हूँ अपनी 4 पंक्तियों के साथ। एक मुक्तक आपके सम्मान में और आज के कार्यक्रम के लिए समर्पित कर रहा हूँ कि ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, भूमिका लिखने में जीवन कट गया। ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, भूमिका लिखने में जीवन कट गया, भूल ना पाऊंगा मैं अपनी उम्र भर आपके सानिध्य में जो घट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बारीक और बड़ी ही मर्मात्मक जो समीक्षा है डॉक्टर साहब ने पेश की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किताब डॉक्टर साहब को कल रात में ही मिली
उसके बावजूद उन्होंने इतनी बारीकी से उसका अध्ययन करके मैंने सुबह पढ़ी है, मुझे सुबह रात में मिली और सुबह पढ़ी है, तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि मतलब एक जो अध्येता है या जो पढ़ते रहते हैं, उन्होंने लिमिटेड समय में लेकिन उसको बड़ी बारीकी से पढ़ा और इतने अच्छे तरीके से एकदम बारीकी से हर चीज़ पर उन्होंने प्रकाश डाला और बताया हमें कि किस तरह ये पुस्तक जो है इसकी तुलना ताश की ऐसी गड्डी से कर सकते हैं जिसमें हर एक पत्ता हुक्म का इख्तियार है।